नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय विषय इतिहास में भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, उसका हम अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित करने के पीछे क्या मकसद था, तो हम पहले उसको समझने की कोशिश है वो करते हैं। इससे पहले 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया था और 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कांग्रेस के उदारवादियों की पीठ थपथपाने और मुसलमानों को प्रसन्न कर उन्हें कांग्रेस तथा राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखने की एक सोची समझी रणनीति दिखाई पड़ती थी, क्योंकि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में पहली बार मुसलमानों को पृथक से आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन सरकार की ये रणनीति उस समय नाकामयाब रही, क्योंकि 1916 में कांग्रेस के दोनों दल, गरम दल और नरम दल, अर्थात उग्रवाद विचारधारा वाले और उदारवादी विचारधारा वाले पुनः एक हो गए और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ही 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में, जो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही एक मंच पर आ गए और अंग्रेज़ों से अधिक सुधारों की मांग है वो करने लगे थे। भारतीयों को 1909 के सुधारों से संतोष नहीं हुआ और वे देश में दिन प्रतिदिन राजनीतिक असंतोष के साथ साथ क्रांतिकारी एवं आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि करने लगे। इसी समय प्रथम महायुद्ध शुरू हो गया। बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने मिलकर होम रूल आंदोलन चलाया। भारतीय जनता पुनः संघर्ष के मार्ग पर चल पड़ी। सरकार को भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता थी। भारतीयों ने पूरा सहयोग भी दिया। मेसोपोटामिया में तुर्की के विरुद्ध युद्ध का संचालन भारत सरकार को सौंपा गया था, जिसे पूरा करने में वह अयोग्य सिद्ध हुई। इस पर इंग्लैंड में एक बड़ा विवाद भी उत्पन्न हुआ और मेसोपोटामियाई कमीशन की है वो नियुक्ति की गई थी। कमीशन ने भारत सरकार को दोषी ठहराया और उसकी कड़ी आलोचना की तथा उसे सर्वथा अयोग्य बतलाया। उसके तत्कालीन भारतीय शासन प्रणाली को त्रुटिपूर्ण बताया और उसमें सुधारों की है वो मांग की और इसी के फलस्वरूप भारत सचिव जो चैम्बरलेन को त्यागपत्र देना पड़ा और मॉन्टेग्यू को नया भारत सचिव नियुक्त किया था। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटिश लोकसभा में ऐतिहासिक घोषणा कर दी थी और उन्होंने कहा था कि सरकार सम्राट सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार भी पूर्णतः सहमत है, और वो ये है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क उत्तरोत्तर बढ़े और उत्तरदायी शासन प्रणाली का धीरे धीरे विकास हो सके, जिसमें अधिकाधिक प्रगति करते हुए स्वशासन प्रणाली भारत में स्थापित हो
और वह ब्रिटिश साम्राज्य का एक अभिन्न अंग है वो बन सके। उन्होंने यह तय कर दिया कि जितना शीघ्र हो इस दिशा में ठोस रूप से कदम उठाए जाए, परंतु इस घोषणा में कोई ठोस और स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। इतिहासकार रणजीत सिंह दर्डा ने लिखा था कि भारत में इस घोषणा पर मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। नरम दल ने उसका स्वागत मैग्ना कार्टा के रूप में किया, जबकि उग्रवादियों ने इसको शब्दों का वाकजाल बताकर राष्ट्रीयता को अवरुद्ध करने की दिशा में एक षड्यंत्र है वो बताया था। साधारण भारतीयों ने इसे संवैधानिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आंशिक रूप से स्वीकार किया, लेकिन भारतीयों को इस घोषणा से आशा की अपेक्षा निराशा के दर्शन अधिक हुए, क्योंकि प्रस्तावित योजना में भारतीयों की प्रगति को आंकना ब्रिटिश सरकार के हाथ में रखा गया था और एकदम उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं की गई थी, जो कि भारतीय राष्ट्रवाद की प्रमुख मांग। अर्थात दर्डा साहब भी यही बताते हैं कि ये केवल एक झुनझुना था। इसके अलावा इसमें जो भारतीय राष्ट्रवाद की प्रमुख मांग थी उसको है वो नकार दिया गया था। अब है मॉन्टेग्यू के प्रतिवेदन के आधार पर एक प्रारूप तैयार किया गया, जो 2 जून 1919 को एक विधेयक के रूप में संसद में रखा गया और 18 दिसंबर 1919 को पारित हुआ तथा 23 दिसंबर 1919 को शाही स्वीकृति प्राप्त कर अधिनियम है वो बन गया था। अब अधिनियम को पारित करने के कारण तो देखिए, साम्यवादी सरकारें बिना कारणों के शासन सुधार संबंधी अधिनियम पारित करने की अभ्यस्त नहीं होती हैं और 1919 के सुधार अधिनियम को पारित करने के पीछे निम्न कारण उत्तरदायी थी। नंबर 1, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 जो अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण था और उसने भारतीयों की समस्याओं का समाधान नहीं किया था, जिससे राजनीतिक असंतोष है वो बढ़ गया था। अर्थात 1919 के भारत शासन अधिनियम पारित करने के पीछे प्रमुख रूप से उत्तरदायी तत्व 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिससे भारतीय संतुष्ट हैं वो नहीं हुए थे। दूसरा उत्तरदायी है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नरम दल ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निकाल दिया था और ब्रिटिश सरकार ने उग्रवादियों का सफाया करने का निश्चय किया था। इसके लिए उसने उदारवादियों को खुश करने के लिए 1909 का सुधार अधिनियम पारित किया, परंतु सरकार के कठोर दमन चक्र के उपरांत भी उग्रवादियों का अस्तित्व बना रहा और 1916 ईस्वी में उदारवादी और उग्रवादी पुनः एक हो गए और तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए। अब आंदोलन की तीव्रता बढ़ने लगी और ऐसे में भारतीयों को शांत करना है वो अनिवार्य हो गया था। नंबर 3, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा सरकार ने मुसलमानों की वफादारी खरीदने और हिंदू मुस्लिम वैमनस्य उत्पन्न करने का प्रयास किया था, परंतु बाद में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनके परिणाम स्वरूप मुसलमान भी अंग्रेज़ों के विरोधी बन गए थे और 1916 में कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने विश्व राज्य की मांग है वो कर डाली थी। अगला कारण है युद्धकाल के दौरान
भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से ब्रिटिश सरकार ने अनेक घोषणाएं की थी, जिनमें युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को अधिक अधिकार देने की बातें कही गई थी। और युद्ध समाप्ति के बाद जब भारतीयों को कुछ भी मिलता नज़र नहीं आया तो उनमें आक्रोश बढ़ गया और भारतीयों के असंतोष को मिटाना है वो क्या हो गया था, आवश्यक हो गया। अगला है तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन ने भारतीयों में नवीन आशा का संचार किया था और सरकार ने आंदोलन को जिस क्रूर तरीके से दबाने का प्रयास किया था उससे जन असंतोष और भी भड़क गया। अब इसे शांत करने के लिए कोई नया अधिनियम पारित करना जरूरी था। इसके अलावा 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बाद सांप्रदायिकता का जहर मुसलमानों के अलावा सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों में भी घोलने का प्रयास है वो किया गया था तथा उन्हें विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया। इससे भी राजनीतिक असंतोष बढ़ा, इसलिए सुधारों की आवश्यकताएं वो बढ़ी थी। अर्थात ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि जिस प्रकार से 1909 के अधिनियम में मुसलमानों को आरक्षण दिया गया है, इसी तरह से सिखों, ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों को भी है वो आरक्षण दिया जाना चाहिए तथा उन्हें विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया। इससे भी राजनीतिक असंतोष बढ़ा, इसलिए सुधारों की आवश्यकताएं वो महसूस होने लगी थी। अगला है मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट में भारतीय शासन प्रणाली को त्रुटिपूर्ण बतलाते हुए उसमें सुधारों की मांग की गई थी और इससे ब्रिटिश नेताओं को सोचने पर विवश होना पड़ा था। अगला है केंद्रीय विधान परिषद के 19 निर्वाचित सदस्यों ने भारत मंत्री को सुधारों के प्रस्ताव का आवेदन है वो भेजा था। इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी ब्रिटिश सरकार के सामने कांग्रेस लीग योजना के नाम से सुधारों की एक योजना प्रस्तुत की थी। ये तमाम कारण हुए थे जिसके कारण ब्रिटिश सरकार की मजबूरी हो गई थी कि वह अब कोई ऐसा एक नया अधिनियम पारित करे जिससे सभी को संतुष्ट किया जा सके। ब्रिटिश सरकार की किरकिरी हो रही थी, भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रति जन विद्रोह बढ़ रहा था और उस समय में जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया था और उस अधिनियम से भारतीय सेटिस्फाई संतुष्ट नहीं हुए, तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने एक नया अधिनियम पारित करने की है वो घोषणा कर दी थी और यह अधिनियम भी इसी तरह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है और इस अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, नवंबर 1917 में भारत के नए सचिव मॉन्टेग्यू सचिव बनकर दिल्ली आए और उन्होंने गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड के साथ भारत के प्रमुख नगरों का है वो दौरा किया। अर्थात नवंबर 1917 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू दिल्ली आए और उन्होंने गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड के साथ भारत के प्रमुख नगरों का है वो दौरा किया था। मॉन्टेग्यू ने भारतीय सेना के प्रमुख अधिकारियों के साथ भी विचार विमर्श किया और इसके अलावा मॉन्टेग्यू ने अनेक प्रतिनिधि मंडलों से भी भेंट की तथा सुधारों के बारे में उनके सुझावों का अध्ययन किया और तत्पश्चात एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 8 जुलाई 1918 को यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी और इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु हैं वो
निम्न थे। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 का पहला पॉइंट है, जहाँ तक संभव हो स्थानीय नेताओं पर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियंत्रण हो और सरकार कम से कम नियंत्रण रखे। अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत यह प्रस्ताव रखा गया था या रिपोर्ट में यह प्रकाशित किया गया था कि जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिकार मिले और सरकार उसमें कम से कम है वो हस्तक्षेप करे। नंबर 2, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार स्थापित की जाए और प्रांतों को पहले की अपेक्षा अधिक शक्तियां हैं वो दी जाए। अर्थात इस अधिनियम में प्रांतों को आंशिक और उत्तरदायी सरकार की स्थापना पर बल दिया और प्रांतों को अधिक शक्तियां देने पर वो जोर दिया था। नंबर 3, भारत सरकार की ब्रिटिश संसद के प्रति जिम्मेदारी ज्यों की त्यों बनी रहेगी, किंतु केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया जाए ताकि यह भारत सरकार को पहले से अधिक प्रभावित है वो कर सके। अर्थात भारत सरकार है, उस भारत सरकार की ब्रिटिश संसद के प्रति जिम्मेदारी तो वही की वही रहनी चाहिए, लेकिन केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया जाना चाहिए और उसमें अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक भारतीय शामिल होंगे तो उनका जो अविश्वास है वो कम हो जाएगा। चौथा रिपोर्ट में चौथा पॉइंट था कि भारत सरकार पर भारत सचिव का नियंत्रण ढीला कर दिया जाए। अर्थात भारत सरकार पर है वो भारत सचिव का जो नियंत्रण है उसको कुछ है वो कम कर दिया जाए। इसके अलावा जो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, इसी तरह से इस 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को अलग से प्रतिनिधित्व देने की मांग है वो की गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसे 1919 में पारित किया गया था। इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 अथवा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है और इस अधिनियम को 1921 में लागू किया गया था और इस अधिनियम में काफ़ी प्रावधान है वो रखे भी गए थे। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, ये सुधार अधिनियम भारतीयों के बढ़ते जन आक्रोश को कम करने के लिए किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 8 जुलाई 1918 को प्रस्तुत की थी। इसमें भारत सचिव मॉन्टेग्यू और भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड ने मिलकर तैयार किया था और इस अधिनियम को 1921 में लागू किया गया था और इस अधिनियम के तहत जो संवैधानिक परिवर्तन किए गए थे, जो संविधान में बदलाव किए गए थे, उनका हम कल है वो अध्ययन है वो करेंगे। धन्यवाद।